बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। और आगे है इसमें ट्रैक 3 और सॉरी रीड 3 और ट्रैक है 30 और मूल्यांकन है नेक्स्ट टॉपिक। शिक्षा जगत में मूल्यांकन व्यापक संप्रत्यय है और यह छात्रों की गंभीर गर्मियों को दूर करने में सहायक है। और मापन वास्तव में आयामों को प्रतीक ही प्रदान करता है, और जबकि ये प्रतीक एकांकी रूप से छात्र के संबंध में कुछ बतला नहीं सकते हैं। मूल्यांकन तथ्यों को ये इस प्रकार से प्रतीक प्रदान करता है और उनसे तथ्यों के मूल्यों का भी अंकन हो जाता है। मूल्यांकन की परिभाषा टारगर्सन तथा एडम्स मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को ही निर्धारित करना है। और इस प्रकार से शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया या फिर सीखने युक्त अनुभव के औचित्य की मात्रा पर निर्णय प्रदान करता है। अल्फ्रेड वे तथा टाइडमैन मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। वेर्सले एवं कार्टराइट मूल्यांकन प्रक्रिया का वह अंग होता है जिसके द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक प्रगति हुई है और उनके व्यवहारों में कितना अंतर पाया आया है। शिक्षक ने इस दिशा में कहाँ तक सहयोग दिया है। अर्थात मूल्यांकन किसी वस्तु, कार्य, पद्धति या फिर सहायक सामग्री के संबंध में दिया गया निर्णय है और उद्देश्य, अनुभव एवं मूल्यांकन निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा उच्च स्तर की प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। मूल्यांकन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के उद्देश्य, सीखने के अनुभव तथा मूल्यांकन के साधनों के मध्य निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है और मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों में घनिष्ठ रूप से भी संबंधित है। मापक और मूल्यांकन में अंतर है। मूल्यांकन और मापन। पहला, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है और ये छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन करता है, जबकि मापन का क्षेत्र सीमित होता है और मापन व्यवहारों के कुछेक आयामों को ही प्रतीक प्रदान करता है। और फिर मूल्यांकन के द्वारा छात्र की स्थिति का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है, जबकि मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। फिर मूल्यांकन के लिए अधिक श्रम, शक्ति, साधन तथा धन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मापन के लिए अधिक समय, श्रम आदि की आवश्यकता नहीं होती है। फिर मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद में मूल्यों का भी निर्धारण किया जाता है, और जैसे कि 70 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की कक्षा में क्या स्थिति है, और मूल्यांकन बताता है कि 70 अंक प्राप्त करने वाला छात्र कक्षा में प्रथम है और द्वितीय में है अथवा कुछ और है। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना ही है और इसके आगे कुछ नहीं है। मेरी केवल इतना ये बताएगा कि छात्र ने अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त किए हैं। फिर है मूल्यांकन के आधार पर भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि छात्र समग्र रूप से भी कैसा है, और वह एवं छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जबकि मापन के आधार पर छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा का निर्धारण नहीं किया जा सकता और साथ ही मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी करना भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। यह संख्यात्मक तथा वर्णात्मक दोनों ही प्रकार का होता है, जबकि मापन में केवल जो है परिमाणात्मक निर्णय ही किए जाते हैं, ये केवल संख्यात्मक होता है। और फिर है मूल्यांकन के लिए मापन आवश्यक है, जबकि मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है। फिर है मूल्यांकन द्वारा हम छात्रों के ज्ञान में कमियां का पता लगा सकते हैं तथा इस प्रक्रिया को शिक्षक एवं महत्वपूर्ण भाग मानकर के प्रभावी बना सकते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला तो इस बात का परीक्षण कि छात्रों ने किस सीमा तक विषय वस्तु का अधिगम किया है, इस बात की जानकारी देना कि छात्रों की कठिनाइयाँ व विफलताएं क्या हैं, और अध्यापकों को छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी मार्गदर्शन करना। और फिर है छात्रों को अधिक परिश्रम तथा लगन के साथ में अध्ययन करने को प्रेरित करना, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु में सुधार लाने के लिए भी मार्गदर्शन करना, और शिक्षकों की कुशलता तथा सफलता के लिए विषय में निश्चित मत देना। मापन एवं मूल्यांकन के उपयोग है पूर्व कथन तथा भविष्यवाणी। मापन तथा मूल्यांकन के फलस्वरूप किसी भी बालक के संबंध में स्पष्ट धारणाएं निर्मित की जा सकती हैं। इस धारणा के आधार पर भी बालक के संबंध में स्पष्ट तथा सार्थक रूप से भी पूर्व कथन भविष्यवाणी किया जा सकता है। पूर्व कथन के द्वारा बालक के भावी विकास का भी अनुमान लगाया जा सकता है और मापन के परिणामों के आधार पर भी कहा जा सकता है कि बालक किसी विषय विशेष का व्यवसाय में आगे चल करके किस प्रकार की उन्नति करेगा, और किसी छात्र की कक्षा में इतिहास की निष्पत्ति परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो कहा जा सकता है कि बालक भविष्य में इतिहास में अन्य बातें भी समान रहने पर अच्छी प्रगति करेगा। परामर्श तथा निर्देशन में मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा भी छात्र को परामर्श तथा निर्देशन भी प्रदान
किया जाता है और छात्र के विभिन्न आयामों का मापन करके यह निश्चित किया जा सकता है कि छात्र को कौन से विषयों का अध्ययन करना चाहिए और उसे किस प्रकार का पाठ्यक्रम लेना चाहिए। मापन के द्वारा व्यावसायिक निर्देशन देने का भी कार्य किया जा सकता है और छात्र की रुचियां, योग्यताओं तथा रुझानों का भी अध्ययन करके बालक को उनमें बुद्धि तथा शारीरिक क्षमता के अनुकूल व्यवसाय चुनने को कहा जा सकता है। फिर तुलना, मापन तथा मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर भी दो या दो से अधिक बालकों के मध्य तुलना की जा सकती है और प्राप्त परिणामों के आधार पर भी यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी पता लगाते हैं और प्राय सभी सभी प्रमाणीकृत परीक्षणों के प्रमाप होते हैं और छात्रों के प्राप्तांकों के परीक्षणों के प्रमापों के आधार पर भी तुलना की जाती है और प्रमापों के संदर्भ में भी बालकों को औसत औसतन से निम्न तथा औसत से अच्छा घोषित किया जाता है। संशोधन, मापन का मूल्यांकन न केवल किसी भी छात्र के निम्न भिन्न आयामों की वस्तु स्थिति का भी बोध कराता है वरन छात्र की कमजोरियों तथा दुर्बलताओं का भी ज्ञान भी कराता है और इनके ज्ञान के आधार पर अध्यापक अपने अनेक संशोधन कार्य भी करते हैं। परीक्षा परिणामों के आधार पर भी अपनी शिक्षण पद्धति तथा पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। अध्यापक छात्रों के अनुकूल शिक्षण पद्धतियां अपना सकता है तथा विशेष सामग्री में आवश्यक परिवर्तन भी करके उसे उपयोगी बना सकता है। निदान, जैसे प्रकार से शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए भी दोषों का निदान करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालक की कमजोरियों, दुर्बलताओं तथा दुर्बलताओं तथा समस्यात्मक एवं असमायोजित व्यवहारों का निराकरण करने से पूर्ण निदान करना अत्यंत आवश्यक है। मापन के अनेक उपकरणों द्वारा निदान कार्य किया जा सकता है। निदान परीक्षाओं की सहायता से छात्र की अनेक प्रकार की कमजोरियों, कठिनाइयों तथा समस्याओं का विज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और इस ज्ञान के आधार पर बालकों में मानसिक रोग का भी निराकरण किया जा सकता है। फिर वर्गीकरण, मापन परिणामों के आधार पर भी छात्रों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है और विद्यालय में छात्रों का श्रेणी विभाजन कार्य मापन की सहायता से ही बड़ा सरल हो जाता है और इतना ही नहीं, मापन की सहायता से ही बालकों का क्रमोन्नयन किया जाता है और कौन छात्र आगे की कक्षा में जाने के योग्य है और कौन सा छात्र उनके लिए भी योग्य नहीं, इसका ज्ञान हमें मापन की ही देता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों, व्यवसायों तथा कार्यों के लिए भी उपयुक्त छात्रों का चुनाव किया जाता है और सेना, औद्योगिक संस्थानों, नौकरियों आदि के लिए भी चुनाव करते समय मापन की सहायता ली जाती है। अनुसंधान तथा शोध कार्य में अनेक प्रकार के शोध तथा अनुसंधान कार्यों में भी मापन उपकरणों का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध तथा अनुसंधान से संबंधित अनेक कार्य होते हैं रहे हैं जो कि बिना मापन के पूरे नहीं किए जा सकते हैं। इन शोध कार्यों के परिणामों पर भी शिक्षण तथा मनोविज्ञान को भी व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक रूप प्रदान किया जाता है। बालक को समझाने में भी सहायता, मापन बालकों को समझने में भी सहायता देता है और मापन के ज्ञान तथा प्रयोग से भी बालक की अनेक शारीरिक और मानसिक क्षमताओं तथा शक्तियों और सीमाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक अध्यापक या तथा मनोवैज्ञानिक को यह कार्य करना आवश्यक है कि जब तक वह बालक को ठीक से समझेगा नहीं तब तक बालक को न तो उचित शिक्षा दी सकता है और न ही उनकी अनेक समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। शिक्षण विधि के सुधार है। शिक्षण एक सौद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है इस पर भी शिक्षण की सफलता निर्भर करती है और अगर आवश्यक तथा वांछित मात्रा में उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो शिक्षण विधि में सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है और मापन के द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की कहाँ तक प्राप्ति हुई है और उद्देश्य सीमा के द्वारा ही शिक्षण विधि में सुधार करने की आवश्यकता अनुभव होती है। पाठ्यक्रम में सुधार है में संशोधन है। जिस प्रकार से मापन परिणामों के आधार पर भी शिक्षण विधि में सुधार किया जाता है उसी प्रकार से मापन के द्वारा भी ये ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहा है और वर्तमान पाठ्यक्रम में व्याप्त कमियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। मापन के द्वारा न केवल पाठ्य पुस्तकों का ही वर्ण संपूर्ण विद्यालय प्रशासन का मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यालय प्रशासन में सुधार, विद्यालय प्रशासन का भी मुख्य उद्देश्य शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है और प्रशासन इस दिशा में कहाँ तक सफल हो रहा है इसका ज्ञान भी मापन के लिए ही के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालय में अनुशासनहीनता, गिरे हुए परीक्षा परिणाम, अध्यापक वर्ग में भग्नाशा तथा नवीन योजनाओं के प्रति भी शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक वर्ग की प्रक्रियाओं का भी ज्ञान हम मापन के
मापन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और विद्यालय में अनुशासनहीनता, गिरे हुए परीक्षा परिणाम, अध्यापक वर्ग में भग्नाशा तथा नवीन योजनाओं के प्रति शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक वर्ग की प्रतिक्रियाओं का ज्ञान हम मापन के अनेक उपकरणों से कर सकते हैं और फिर उसका निराकरण करने हेतु भी उचित कदम उठा सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। प्रत्येक बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी एक दूसरे से भिन्न होता है और प्रत्येक बालक की बुद्धि, रुचि, निष्पत्ति तथा व्यक्तित्व अपना होता है और मापने के द्वारा भी बालकों की इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्रत्येक अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर विभिन्नीकृत तथा व्यक्तिगत शिक्षण और निर्देशन भी संभव है। फिर कक्षा तथा वर्ग निर्धारण में सहायक। मापन परिणामों के आधार पर भी यह निर्धारण किया जा सकता है कि कौन कौन से छात्र आगामी कक्षा में जाने योग्य हैं अथवा किन किन छात्रों को अभी समान कक्षा में ही रोकने की आवश्यकता है। फिर मापन विधि के दोष। वर्तमान युग में भी शिक्षा की जो प्रगति हुई है उसका एकमात्र श्रेय मापन विधियों को ही दिया जाता है और मापन विधियों के द्वारा शिक्षा को नई दिशा भी मिली है। और इतना होते हुए मापन विधियां पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं की जा सकती हैं और इनमें से कुछ गंभीर दोष पाए जाते हैं जिनका वर्णन निम्नानुसार है। जैसे तो मापन उपकरणों के निर्माण में काफ़ी समय, श्रम तथा धन लगता है और साथ ही मानव के सभी व्यवहारों में मापन हेतु भी उपकरण बनाना संभव नहीं है और इसलिए भी आज भी अनेक क्षेत्रों में अंतः दर्शन जैसी विषयगत विधियों में भी काम चलाया जा रहा है। मापन की आधुनिक विधियां योग्यता के आधार पर भी बालकों को श्रेणीबद्ध करती हैं और इससे कुछ बालकों में भी हीनता की भावना का विकास भी होने लग की संभावना होती है और रहती है। और मापन की आधुनिक विधियाँ बड़ी ही विशिष्ट तथा जटिल है और इनका प्रयोग भी हर कोई नहीं कर सकता है और यहाँ तक कि इनके परिणामों की विवेचना भी पूर्ण प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। अतः कभी कभी तो अनाड़ी या फिर अपूर्ण प्रशिक्षित व्यक्ति भी हाथों में पहुंच करके मापन उपकरण का परिणाम उपयोगी के स्थान पर भी अनुपयोगी साबित होते हैं और लाभ के स्थान पर भी हानि पहुंचाते हैं। समाज परिवर्तनशील है और इसमें नित्य नए अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तनों के साथ ही मापन उपकरणों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ये देखा गया है कि एक बार को जो उपकरण तैयार कर लिया जाता है वह लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रयोगों में सामाजिक परिवर्तन की पूरी तरह से अवहेलना भी की जाती है। फिर मूल्यांकन हेतु आवश्यक सूचनाएं हैं। इसमें अनेक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम से भी शिक्षा में जो प्रमुख परिवर्तन हुआ है वह भी अध्यापन के बालक के को प्रधानता देना है और अध्यापक तभी सफल होता है जब अध्यापक अपनी कक्षा के सभी बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे और प्रत्येक बालक के विकास का क्रम एक दूसरे से भिन्न होता है एवं उसकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। इन सब से व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी जन्म होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान सफल प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है और छात्रों का विभिन्न क्षमताओं, शक्तियों तथा सीमाओं के ज्ञान के अनुभव में सफल प्रशिक्षण असंभव है। अध्यापक अपने कार्य में तभी सफल हो सकता है जबकि उसके पास में अपने छात्र के संबंध में अनेक आवश्यक सूचनाएं हों और अध्यापक के पास में छात्र के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए। जैसे सामान्य सूचनाएं, दूसरा विद्यालय जीवन, तीसरा है पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण, चौथा है स्वास्थ्य, पांचवा साफल्य और छठा मानसिक योग्यता, सातवां अभियोग्यता और आठवां रुचि तथा भविष्य योजना, नौवां व्यक्तित्व और दसवां है व्यक्तिगत समायोजन। मूल्यांकन प्रक्रिया के पद हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा भी प्रकाशित द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशंस के अध्ययन 7 में जो है अध्याय 7 में वर्णित बिंदुओं के आधार पर भी 7 पदों में ये प्रक्रिया पूर्ण कराई गई है। पद हैं, एक तो शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा उद्देश्यों की व्यवहारों के संदर्भ में व्याख्या करना, तीसरा शैक्षिक लक्ष्यों के संबंधित कक्षागत परिस्थिति को पहचानना और चौथा है मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए भी परीक्षण का चुनाव करना, पांचवा है शिक्षण उद्देश्य के संबंध में मूल्यांकन की विधियों का निर्माण करना और छठा विधि का प्रयोग करते हुए समय साक्ष्य को अभिलेख में दर्ज करना और सातवां प्राप्त साक्ष्यों का विवेचन वह विश्लेषण करना व शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में भी अनुशंसा करना। मूल्यांकन का महत्व है। मूल्यांकन का महत्व उसके प्राप्त होने वाले निम्न लाभों से स्पष्ट होता है। वह तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान और दूसरा है स्वाध्याय हेतु प्रेरणा और फिर है शिक्षक द्वारा छात्र दोनों के लिए भी पुनर्वलन का कार्य और
छात्रों की विषयगत कमजोरी की खोज, स्व मूल्यांकन एवं भावी जीवन स्तर की जानकारी करें, उपलब्धि निदान एवं उपचार तथा परामर्श हेतु उपयोगी, शिक्षण के उद्देश्यों के तदनुरूप शिक्षण कार्य हेतु उपयोगी और व्यक्ति की विभिन्नता के आधार पर समूह का वर्गीकरण में सहायक, और फिर सीखने हेतु आवश्यक मानदंड निर्धारण हेतु उपयोगी, और व्यक्तिगत एवं सामूहिक मार्गदर्शन हेतु उपयोगी, और शिक्षण